Good morning, students. I'm Iqbal Hafiz, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, District Gandhinagar. Today, we will discuss a topic, moment distribution with Sway analysis. In the last class, we have learned moment distribution without Sway. Now, we will discuss moment distribution with Sway. These are the references of the lecture. We have already discussed earlier. Now we will discuss moment distribution with Sway analysis. Suppose this is the frame, and if we applied any horizontal force on it, then due to this force, this frame will be tilted. क्या हो रहा बेटा, जब भी किसी फ्रेम के ऊपर मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहा हूं तो फ्रेम क्या कर रहा है, टिल्ट हो रहा है। फ्रेम क्या कर रहा है भाई, टिल्ट हो रहा है। अब ये फ्रेम टिल्ट जो हो रहा है इसको मेरे को रोकना है। दिस टिल्टिंग ऑफ फ्रेम इज कॉल्ड स्वे। ये जो टिल्ट हो रहा है फ्रेम, इसको ही क्या बोलता हूं मैं, स्वे कहता हूं। इस टिल्टिंग ऑफ फ्रेम को ही मेरे को रोकना है कि ये फ्रेम टिल्ट नहीं हो। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यह मोमेंट अप्लाई करना पड़ेगा। या अगर ये फ्रेम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्लॉकवाइज मोमेंट लगाऊंगा। ऐसे ए पे लगाऊंगा, ऐसे डी पे लगाऊंगा, ऐसे ही बी पे लगेगा और ऐसे सी पे लगेगा। मतलब ये कॉलम्स हैं, ए बी कॉलम है और सी डी कॉलम है। तो ए बी कॉलम के हेड पे लगेगा और सी डी कॉलम के हेड पे क्या लगेंगे, मोमेंट्स अप्लाई करना पड़ेंगे मेरे को। जब जाके क्या होगा, ये आपका फ्रेम टिल्टिंग से बचेगा या फिर स्वे होने से बचेगा। इस स्वे को रोकना है तो वो एक्स्ट्रा मोमेंट लगाना पड़ रहा है मेरे को। ये जो एक्स्ट्रा मोमेंट अप्लाई कर रहा हूँ उसको बोलता हूँ मैं स्वे मोमेंट्स। क्या बोलता हूँ, स्वे मोमेंट्स। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे कि इसके रीजंस क्या हैं। व्हाट इज द रीजंस ऑफ साइड स्वे। अच्छा, ये जो फ्रेम टिल्ट हो रहा है, इससे पहले आपने क्या करा था, जब फ्रेम टिल्ट होता था या फिर बीम की बात करता था, बीम क्या होती थी, जब सिंकिंग होती थी सपोर्ट की, तो आपको ये वैल्यू पता होती थी। जितना रिफ्लेक्शन होता था वो आपको पता रहता था कि मोमेंट कितना होगा, 6 EI del by L स्क्वायर। कितना होगा, 6 EI del by L स्क्वायर। बट इस केस में आपको ये डेल की वैल्यू नहीं पता होगी। यहाँ से यहाँ तक ये जो वैल्यू है बी से लेकर इस यहाँ तक, ये वैल्यू आपको पता नहीं है, इसलिए आप मोमेंट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। जब आप सिंकिंग की बात करते थे वहां पर डेल की वैल्यू आपको पता होती थी, इसलिए आप इजीली कैलकुलेट कर लेते थे। बट यहाँ पर ये डेल की वैल्यू नहीं पता, इसलिए आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। कैसे फाइंड आउट करूंगा वो आगे बात करेंगे अपन। तो इसमें ये लिखा है कि भाई जो 6 EI del by L स्क्वायर है वो आपका मोमेंट जनरेट होगा, उतना मोमेंट आपका जनरेट होने वाला है ड्यू टू sway. In the case of portal frame, the amount of sway or joint movement is not known and the analysis is done by assume some arbitrary movement. क्या हो रहा है आपका, जब पोर्टल फ्रेम स्वे कर रहा है तो ड्यू टू दिस स्वे कुछ मूवमेंट जनरेट होंगे। वो मूवमेंट कितना होगा, 6 EI del by L स्क्वायर। अगर बार एंड फिक्स है तो 6 EI del by L स्क्वायर। बट इस डेल की वैल्यू नहीं पता, तो मेरे को कुछ आर्बिट्री मूवमेंट एज्यूम करना पड़ेंगे। और उन आर्बिट्री मूवमेंट को क्या करने वाला हूं मैं, उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। तो क्या हो रहा है भाई, आपको क्या करना पड़ेगा, मोमेंट की वैल्यू निकालनी। ये स्वे जो मोमेंट्स हैं आपके, ये जो स्वे मोमेंट्स हैं, इन स्वे मोमेंट्स की आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। वी हैव टू फाइंड आउट दीज स्वे मोमेंट्स। अब बात करेंगे कि साइड स्वे क्यों हो रहा है।
ये जो स्वे की कंडीशन अराइज हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि इससे पहले जब आपने बात करी थी तो साइड स्वे नहीं हो रहा था। जब आपने बात करी थी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की या मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की स्ट्रक्चरल एनालिसिस 1 में, तो उसमें स्वे नहीं हो रहा था। बट यहाँ क्या चीज़ आ गई जो स्वे होने वाला है? तो सबसे पहला रीजन जो है वो है अनसिमेट्रिकल लोडिंग ऑन दी पोर्टल फ्रेम। द वेरी फर्स्ट रीजन इज दैट क्या लोडिंग कैसी रहेगी आपकी? अनसिमेट्रिकल। द लोडिंग विल बी अनसिमेट्रिकल। कैसी रहेगी भाई? कि अगर एक फ्रेम है, इस फ्रेम के ऊपर कौन सा मैंने डब्ल्यू लोड लगा के रखा है, तो ये डिस्टेंस यहाँ पर ए है और ये डिस्टेंस बी है, मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो इसकी वजह से क्या होगा? लोडिंग सिमेट्रिकल नहीं है, तो फ्रेम क्या कर जाएगा? स्वे कर जाएगा। फ्रेम विल स्वे। दूसरा रीजन क्या है? अनसिमेट्रिकल आउटलाइन ऑफ द पोर्टल फ्रेम। इट मीन्स कि अगर आपके इस कॉलम की लेंथ ए है, दिस वन, और इस कॉलम की लेंथ बी है, तो आपकी आउटलाइन क्या है पोर्टल फ्रेम की? अनसिमेट्रिकल। इस केस में भी क्या होगा? फ्रेम स्वे करेगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? डिफरेंट एंड कंडीशन ऑफ द कॉलम ऑफ द पोर्टल फ्रेम। मतलब आपकी एंड कंडीशंस क्या होंगी? डिफरेंट रहेंगी। डिफरेंट एंड कंडीशंस मतलब यहाँ फिक्स है और यहाँ क्या है? हिंज है। दिस इज फिक्स्ड एंड दिस इज हिंज। तीसरी कंडीशन क्या रहेगी? नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन ऑफ द वर्टिकल मेंबर। मतलब आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एक जगह तो क्या होगा? आप I1 है, दिस वन, और दिस क्या है? I2। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? डिफरेंट है। ड्यू टू दिस रीजन द फ्रेम विल ऑल्सो स्वे। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल लोडिंग ऑन द कॉलम ऑफ द फ्रेम। अगर किसी भी फ्रेम के ऊपर मैं हॉरिजॉन्टल लोड लगा लूंगा, तो वो फ्रेम क्या करेगा? स्वे कर जाएगा, टिल्ट करेगा। और सबसे लास्ट रीजन है, सिक्स रीजन, सेटलमेंट ऑफ द सपोर्ट ऑफ द फ्रेम। कि अगर आपका कोई फ्रेम है और उस फ्रेम का कोई सा भी सपोर्ट क्या कर जाए? सेटल कर जाए। जैसे ये सेटल कर गया, क्या कर गया? सेटल कर गया बाय डेल। तो इस कंडीशन में भी फ्रेम क्या होगा? स्वे कर जाएगा, टिल्ट कर जाएगा। तो ये सिक्स रीजन है आपके। इन सिक्स रीजंस की वजह से आपका फ्रेम क्या करेगा? टिल्ट होगा या फिर स्वे होगा। अब आप बात कर रहे थे स्वे मोमेंट्स की। वो स्वे मोमेंट कितना था? 6 E/L/L²। वो स्वे मोमेंट कितना था? 6 E/L/L²। जब फार एंड फिक्स और जब फार एंड हिंज होगा, तो वो मोमेंट कितना हो जाएगा? 3 E/L/L²। वो मोमेंट हो जाएगा कितना? 3 E/L/L²। अब आपको रेशियो ऑफ स्वे मोमेंट्स निकालना है एट कॉलम साइड। क्या निकालना है? रेशियो ऑफ स्वे मोमेंट्स एट कॉलम साइड। तो इसमें तीन कंडीशंस बनती हैं। इसमें तीन कंडीशंस अराइज होती हैं। द वेरी फर्स्ट कंडीशन इज दैट बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। अब जब बोथ एंड फिक्स होंगे, अगर कोई फ्रेम है और इसके दोनों एंड फिक्स हैं और इसके ऊपर कोई मैंने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा दिया, तो ये फ्रेम क्या होगा? इस तरह से टिल्ट हो जाएगा, स्वे कर जाएगा। इसको रोकने के लिए मैंने मोमेंट्स अप्लाई करूंगा। ये डेल वैल्यू से टिल्ट हुआ है, ये डेल इस डेल के इक्वल होगा, मतलब ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। नाउ दिस इज द लेंथ ऑफ द कॉलम L1 एंड दिस इज द moment of inertia of the column AB. Again this is L2, this is the column CD, and I2, again this is the moment of inertia of CD column. तो जब किसी भी लोड के ऊपर मैं किसी भी फ्रेम के ऊपर लोड लगा रहा हूँ, तो क्या होने वाला है? मोमेंट जनरेट होंगे। इसी को क्या बोल रहा हूँ मैं? स्वे मोमेंट्स कह रहा हूँ। इसको ही क्या बोल रहा हूँ मैं? स्वे मोमेंट्स कह रहा हूँ। तो ये स्वे मोमेंट्स ए पे भी आएंगे, जिसको एम ए भी बोलूंगा, बी पे भी आएंगे, जिसको एम बी ए बोलूंगा, सी पे भी आएंगे, जिसको एम सी डी बोलूंगा, और डी पे भी आएंगे, जिसको एम डी सी बोलूंगा। अब जब एम ए बी की बात करूंगा, तो एम ए बी किसके इक्वल होगा? एम बी ए के इक्वल होगा। एम ए बी किसके इक्वल होगा? ये जो मोमेंट्स है एम बी ए के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर डेल की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो इस कंडीशन में, क्योंकि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना आपका डेल है, तो इस कंडीशन में वैल्यू कितनी होना चाहिए? 6 E/L/L²। 6 E/L/L²।
और आई क्या है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और लेंथ कितनी है L1 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो 6EI1 डेल अपॉन L1 स्क्वायर यह आपका मोमेंट हो गया। अब आप किसकी बात करेंगे, MCD और MDC की। तो MCD और MDC के केस में भी फार एंड कैसा है, फिक्स है। तो मोमेंट कितना जनरेट होगा, 6EI डेल बाय L स्क्वायर, 6EI डेल बाय L स्क्वायर। आई कितना भाई, I2, और L कितना भाई, L2। आई की वैल्यू क्या है, I2, और L की वैल्यू कितनी है, L2। तो 6EI1 डेल अपॉन L1 स्क्वायर MAB इज इक्वल टू MB हो गया, और MCD और MDC क्या हो गया, 6EI2 डेल अपॉन L2 स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू हो गई। अगर फार एंड हिंज होता तो यही 6 कितना हो जाता, 3 हो जाता। अगर फार एंड 6 होता यही हिंज, यही 6 कितना हो जाता, 3 हो जाता। अब आगे बात करते हैं अपन, क्या जो MAB है, ये जो MAB है और MDC है, MP है और MCD, मतलब कॉलम साइड पे जो मोमेंट आ रहा है उसका मैं क्या करूंगा, रेशियो निकालूंगा, उसका क्या करूंगा, रेशियो। तो अगर मैं MAB अपॉन MDC कर दूं, मतलब MAB अपॉन MDC और MBA अपॉन MCD कर दूं, तो दैट विल बी इक्वल टू 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, E से E कैंसिल हो जाएगा, डेल से डेल कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या आपका, I1 अपॉन L1 स्क्वायर अपॉन I2 अपॉन L2 स्क्वायर, I1 अपॉन L1 स्क्वायर अपॉन I2 अपॉन L2 स्क्वायर। ये कब बात कर रहा हूँ, जब दोनों एंड क्या है आपके फिक्स हैं। तो आपको ये ध्यान रखना कि जब दोनों एंड आपके फिक्स होंगे तो MAB अपॉन MDC इज इक्वल टू MB अपॉन MCD क्या होगा, I1 अपॉन L1 स्क्वायर अपॉन I2 अपॉन L2 स्क्वायर। ये किसकी बात है, जब दोनों एंड्स फिक्स हैं, बोथ एंड्स आर फिक्स। अब अपन बात करेंगे जब बोथ एंड्स हिंज रहेंगे, बोथ एंड्स हिंज रहेंगे। तो ये आपका फ्रेम है, ये आपका फ्रेम है। इस बार ये दोनों एंड्स क्या है, ये हिंज है, ये हिंज है D, और इसके साथ A भी हिंज है। अब मैंने क्या करा, अगेन हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया, सोए होगा फ्रेम अगेन। अब मोमेंट यहाँ जनरेट नहीं होंगे, मोमेंट यहाँ जनरेट नहीं होने वाले, क्योंकि ये तो हिंज है, क्योंकि ये तो क्या है, हिंज है। कभी भी हिंज पे मोमेंट जनरेट नहीं होते, कहाँ जनरेट होंगे, B पे और C पे। तो ये B पे जनरेट करा और मैंने C पे जनरेट करा, तो MBA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3I1 डेल अपॉन L1 स्क्वायर, 3I1 डेल अपॉन L1 स्क्वायर। लास्ट टाइम 6 थी, इस टाइम 3 हो गया, क्योंकि फार एंड आपका हिंज है। ऐसे ही MCD कितना हो जाएगा, 3I2 डेल अपॉन L2 स्क्वायर, 3I2 डेल 2 अपॉन L2 स्क्वायर। अब अगेन जब मैं रेशियो निकालूंगा तो रेशियो क्या होगा, MB अपॉन MCD इज इक्वल टू 3I1 डेल अपॉन L1 स्क्वायर और 3I2 डेल अपॉन L2 स्क्वायर। फिर ये 3 से 3 कैंसिल होगा, E से E कैंसिल होगा, डेल से डेल कैंसिल होगा, बचा क्या आपके पास, I1 अपॉन L1 स्क्वायर अपॉन I2 अपॉन L2 स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी आ गई आपके रेशियो ऑफ स्वे मोमेंट्स की, I1 अपॉन L1 स्क्वायर इज इक्वल अपॉन I2 अपॉन L2 स्क्वायर। यहाँ पर ये बात ध्यान देने की कि MAB इज इक्वल टू 0 और MDC इज इक्वल टू 0, मतलब MAB और MDC दोनों वैल्यूज कितनी होगी, 0 रहेंगी। अब अपन बात करेंगे जब एक एंड फिक्स्ड है और दूसरा एंड क्या है, हिंज। वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज हिंज। तो एक एंड अगर फिक्स है आपका और दूसरा एंड अगर हिंज है, तो अगेन मैंने वही हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया, फ्रेम करेगा टिल्ट। इस बार डी पे मोमेंट जनरेट नहीं होगा, डी पे मोमेंट 0 होगा, बट ए पे जनरेट होगा क्योंकि ए फिक्स है। तो बी और सी पे जनरेट हुआ और ए पे जनरेट हुआ, डी पे जनरेट नहीं होगा। तो एम ए बी या फिर एम बी ए ये कितना होगा, 6EI1 डेल अपॉन L1 स्क्वायर, क्योंकि फार एंड फिक्स है आपका, फार एंड फिक्स है, इसलिए मोमेंट कितना जनरेट होगा, 6EI1 डेल अपॉन L1 स्क्वायर। ऐसे ही MCD अगर कैलकुलेट करूंगा तो MCD क्या होगा, फार एंड हिंज, तो MCD विल बी इक्वल टू 3I2 डेल अपॉन L2 स्क्वायर, 3I2 डेल अपॉन L2 स्क्वायर। MDC will be equal to 0, MDC will be equal to 0। नाउ अब क्या करने वाले हैं, अगेन वी विल टेक रेशियोज ऑफ दीज मोमेंट्स, MAB अपॉन MCD
एंड एम बी अपॉन एम सी डी, क्योंकि एम डी सी जो है इसके साथ जो आता है एम डी सी वो जीरो है, तो एम डी सी की जगह पुट करा मैंने एम सी डी पुट करा। तो 6 ई आई वन डेल अपॉन एल वन स्क्वायर अपॉन 3 आई टू डेल अपॉन एल टू स्क्वायर, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, डेल से डेल कैंसिल, 3 वन जा 3 और 3 टू जा 6, तो इट मीन्स 2 आई वन अपॉन एल वन स्क्वायर आई टू अपॉन एल टू स्क्वायर, ये आपका रेशियो आ गया। तो अगर एक एंड फिक्स है और एक एंड हिंज है तो रेशियो क्या होगा, 2 आई वन अपॉन एल वन स्क्वायर अपॉन आई टू अपॉन एल टू स्क्वायर। जो एंड फिक्स है उसके साथ 2 आएगा और जो एंड हिंज है उसके साथ 1 आएगा। और अगर दोनों एंड फिक्स हैं तो यही रेशियो कितना हो जाएगा, आई वन अपॉन एल वन स्क्वायर अपॉन आई टू अपॉन एल टू स्क्वायर। और इफ बोथ एंड्स आर हिंज तो भी सेम आने वाला है कि आई वन अपॉन एल वन स्क्वायर अपॉन आई टू अपॉन एल टू स्क्वायर। ये बात आपको ध्यान रखना है भैया ना, ये बात आपको ध्यान रखना है अच्छे से कि आपके जो रेशियोज हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, एंड कंडीशंस के ऊपर, कि आपकी एंड कंडीशंस कैसी हैं। अब आप एक क्वेश्चन देख ले, आप एक क्वेश्चन देख लेंगे, एक क्वेश्चन से अपन समझने की कोशिश करते हैं कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड सुए कैसा होगा। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन की बात करें, ये एक फ्रेम था ए बी सी डी। अब अपन को देख के पता चल जाएगा कि ये फ्रेम क्या करेगा, सुए करेगा, क्योंकि ए बी कॉलम की लेंथ सी डी कॉलम की लेंथ से डिफरेंट है। ए बी कॉलम की लेंथ सी डी कॉलम से डिफरेंट है, तो ए बी विल बी इक्वल टू 3 मीटर एंड सी डी विल बी इक्वल टू 2 मीटर, प्रोवाइडेड दैट कि आपका 2i जो ए बी कॉलम है वो भी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज है, ए बी क्या है 2i और सी डी कितना है i। तो इस केस में क्या होगा, फ्रेम करेगा स्वे, फ्रेम क्या करेगा स्वे। तो आपको देख के समझ में आना चाहिए क्या किसका क्वेश्चन है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन विद स्वे एनालिसिस का। तो लोडिंग लग रही है 6 किलोमीटर पर मीटर। तो आपको कुछ नहीं करना अभी, तो सबसे पहले जो आप प्रोसीजर करते थे पहले कि सबसे पहले मैक्सिमम एंड मोमेंट निकालूंगा, फिर फिक्स एंड मोमेंट निकालूंगा, फिर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाऊंगा और देन हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस कैलकुलेट करूंगा, तो वो यहाँ पर करना है आपको। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम एंड मोमेंट निकालता हूँ। क्या करता हूँ भाई, मैक्सिमम एंड मोमेंट, ये मेरा फ्रेम ले लिया मैंने, क्या करूंगा, मैक्सिमम एंड मोमेंट कैलकुलेट करूंगा। नाउ फॉर स्पान ए बी देयर इज नो लोड ऑन ए बी स्पान, ए बी स्पान के ऊपर कुछ लोड नहीं लग रहा, तो इट मींस लोडिंग जीरो है, तो स्पान ए बी पे मैक्सिमम एंड मोमेंट भी कितना होगा, जीरो। नाउ फॉर स्पान बी सी, स्पान बी सी के लिए क्या होने वाला है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8, क्योंकि यूडीएल लग रहा है, तो यूडीएल के लिए वैल्यू कितनी होती है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8, डब्ल्यू कितना है 6, एल कितना है 2 स्क्वायर बाय 8, तो वही 6 इंटू टू स्क्वायर बाय 8, ये वैल्यू आ गई आपकी 3 किलोमीटर पर 3 किलोमीटर मीटर। नाउ फॉर स्पान सी डी, स्पान सी डी पे अगेन कुछ लोड नहीं है, देयर इज नो लोड ऑन स्पान सी डी, स्पान सी डी पे भी कितना आएगा, मैक्सिमम एंड मोमेंट जीरो। अब क्या कैलकुलेट करूंगा, फिक्स एंड मोमेंट, मैक्सिमम एंड मोमेंट के बाद क्या आता है, फिक्स एंड मोमेंट्स। जब फिक्स एंड मोमेंट्स कैलकुलेट करने गया, ये आपका फ्रेम है, फिक्स एंड मोमेंट क्या होंगे, एक बार एम एफ ए बी कैलकुलेट करना पड़ेगा मेरे को, एक बार एम एफ बी ए, देन एम एफ बी सी, देन एम एफ सी बी, एम एफ सी डी एंड एम एफ डी सी। एम एफ ए बी और एम एफ बी ए क्योंकि लोडिंग नहीं है, ए बी स्थान पे क्या है, लोडिंग नहीं है, तो फिक्स एंड मोमेंट्स कितने जनरेट होंगे, जीरो, तो एम एफ ए बी कितना होगा, जीरो। ऐसे ही एम एफ बी ए भी कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि लोडिंग ही नहीं है बी एस ए बी स्पान पे। अब एम एफ बी सी की बारी आई, तो यूडेल लग रहा है, तो यूडेल के केस में कितना होगा, माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12, तो एम एफ बी सी विल बी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, 6 किलोमीटर पर मीटर, और एल कितना 2, तो माइनस 6 इंटू टू स्क्वायर बाय 12। नाउ एम एफ बी सी इज इक्वल टू माइनस 2 किलोमीटर मीटर आ गया। एम एफ सी भी कैलकुलेट करता हूँ, एम एफ सी भी क्या होगा, डब्ल्यू स्क्वायर बाय 12, डब्ल्यू कितना होगा 6 इंटू टू स्क्वायर बाय 12, देन व्हाट इज द वैल्यू, 2 किलोमीटर मीटर वैल्यू आ जाएगी आपकी, सेम वैल्यू विद डिफरेंट साइन आएगी। ऐसे सी डी स्पान क्या है भाई, लोडिंग नहीं है सी डी स्पान के ऊपर, तो एम एफ सी डी और एम एफ डी सी कितना होने वाला है,
this will be equal to 0. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स देखते हैं। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, सॉरी, मैक्सिमम बेंड मोमेंट कैलकुलेट कर लिया, फिक्स एंड मोमेंट कैलकुलेट कर लिया। अब मैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की बात करता हूँ। तो ये मेरा फ्रेम है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के लिए फ्रेम की जरूरत पड़ेगी मेरे को। ये मैंने टेबल बनाया। क्या क्या होता है टेबल में? जॉइंट, मेंबर, स्टिफनेस, टोटल स्टिफनेस, देन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। जॉइंट, मेंबर, स्टिफनेस, टोटल स्टिफनेस एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो कितने जॉइंट्स है भाई यहाँ पर? दो जॉइंट, बी और सी। तो बी जॉइंट पे क्या होगा? बी ए और बी सी। बी जॉइंट पे क्या होगा? बी ए एंड बी सी। स्टिफनेस क्या है भाई? व्हाट इज द स्टिफनेस? फार एंड अगर फिक्स है, if far end is fixed, then what is the value of stiffness? 4 EI by L। ये आपको याद रखना है, 4 EI by L होती है। 4E, I कितना है इसके लिए? 2I by L, L कितना है? 3। तो 4EI by L, that is 3। अब BC के लिए बात करूंगा, तो फार एंड कैसा है? रिजिड। तो रिजिड के लिए कितना होता है? 4EI by L। I कितना है? I, L कितना है? 2। ना टोटल स्टिफनेस कैलकुलेट करूंगा, 4E इंटू 2I/3, दैट इज 8EI/3 हो जाएगा और ये 4EI/2 हो जाएगा। तो इन दोनों का समेशन करूंगा तो कितना आ गया? 28EI/6। टोटल स्टिफनेस क्या होगा? इन दोनों का समेशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट करता हूं तो कैसे करता हूं? स्टिफनेस डिवाइड बाय टोटल स्टिफनेस। इट मींस के अपॉन समेशन के। ये के और ये समेशन के, तो के अपॉन समेशन के। तो के अपॉन समेशन के 8EI/3 अपॉन 28/6। ये आपकी वैल्यू आ गई 0.57। अगेन इसको इससे डिवाइड करके यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिखना है मेरे को। तो 4/2 डिवाइड बाय 28/6, 0.43। नाउ जॉइंट सी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? जॉइंट सी की। सी बी और सी डी। सी बी कितना होगा? फार एंड कैसा है? रिजिड है, तो अगेन 4EI/L। 4EI कितना? आई है और L कितना है? 2। तो 4EI/L। सी डी की बात करूंगा, फार एंड कैसा है? फार एंड कैसा है? फिक्स। तो 4EI/L। तो I की वैल्यू तो आई रहेगी, L की वैल्यू 2 रहेगी, तो 4EI/2 आ जाएगा। अब इन दोनों का समेशन करना है। ये कितना दे देगा? 8EI/2। इन दोनों का समेशन करा तो 8EI/2। अब इसको मैं डिवाइड कर दूंगा इससे। स्टिफनेस डिवाइडेड बाय टोटल स्टिफनेस क्या दे देगी मेरे को? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अगेन दिस वन, स्टिफनेस डिवाइडेड बाय टोटल स्टिफनेस कितना आ रहा है? 0.5। तो ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स की वैल्यूज आ गई। 0.57 BA के लिए, BC के लिए 0.43, सॉरी, BC के लिए 0.43, CB के लिए 0.5 और CD के लिए 0.5। अब मेरे को क्या करना पड़ता है? मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी पड़ती है। क्या करूंगा? मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना पड़ती है। तो मैंने मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना ली। यहाँ मैंने जॉइंट्स लिख दिए, आपके जॉइंट्स और एंड ABCD। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो थे 0.57 BA के लिए, BC के लिए 0.43, CB के लिए 0.5 और CD के लिए अगेन 0.5। और फिक्स एंड मोमेंट्स लिख दिए मैंने यहाँ पर। MFAB कितना था आपका? 0। MFBA भी 0। MFBC था -2। MFCB था +2। MFCD 0 और MFDC भी 0। अब क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। बैलेंस मैंने आपको बताया था, बैलेंस हमेशा जॉइंट पे करता हूँ मैं। बैलेंस का करूंगा हमेशा जॉइंट पे, तो यहाँ नहीं करूंगा और यहाँ, सॉरी, यहाँ करूंगा और यहाँ करूंगा। ये दोनों जॉइंट्स हैं। यहाँ नहीं करूंगा और यहाँ भी नहीं होगा। ना फॉर्मूला क्या बैलेंस का? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बैलेंस? समेशन ऑफ मोमेंट, समेशन ऑफ मोमेंट इनटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इनटू -1। इट मींस क्या करना है आपको? इन दोनों का समेशन करना है और इससे मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा वो यहाँ लिख दूंगा मैं। तो 0 -2 एल्जेब्रिक सम करना है। 0 -2 इंटू 0.57 इंटू -1। तो ये वैल्यू आ गई 1.14। ऐसे ही ये वैल्यू कितनी आ गई? 0.86। कैसे? इन दोनों का समेशन, इससे मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा यहाँ लिख दूंगा। नाउ
सी के लिए करता हूँ, सी बी के लिए और सी डी के लिए। तो 2 प्लस 0 2 इंटू 0.5 और ये कितना दे देगा मेरे को -1। यहाँ भी क्या आ जाएगा -1 क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर सेम है। डी पे तो कुछ होगा नहीं क्योंकि देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और इट इज अ सिंपल एंड, जॉइंट नहीं है वो। नाउ फॉर कैरी, this moment will be transferred into this moment will be transferred to this। कितना ट्रांसफर होगा, हाफ मूवमेंट। कितना ट्रांसफर होगा, हाफ। तो 1.14 का हाफ कितना होता है भाई, व्हाट इज दी हाफ ऑफ दी 1.14, दैट इज 0.57। कितनी वैल्यू आएगी भाई, 0.57। नाउ बी जॉइंट के लिए बात कर दिया, यहाँ से मोमेंट यहाँ ट्रांसफर होगा नहीं क्योंकि ये 0 है। नाउ 0.86 का हाफ ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ 0.43। नाउ दिस मोमेंट विल बी ट्रांसफर टू दिस, हाफ ऑफ दिस मोमेंट विल बी इक्वल टू -0.5। अगेन ये कितना -0.5 और ये आपका यहाँ तो डैश आने वाला है। अब अपन अगेन बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने गया, बैलेंस यहाँ होगा नहीं ए पर, बैलेंस बी पे होगा। अगेन इन दोनों का सबमिशन कर दिया मैंने। दीज टू मोमेंट्स, ये 0 है और ये 0.5 है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ लिख दिया। ऐसे इन दोनों का सबमिशन करके यहाँ मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया मैंने। ऐसे यहाँ सेम प्रोसेस करूंगा मैं। अगेन कैरी में क्या करूंगा, दिस हाफ ऑफ दिस मोमेंट विल बी ट्रांसफर टू दिस, तो 0.15, ये 0.11, ये अगेन -0.11, ये 0.11 और ये। अब बैलेंस करूंगा अगेन, बैलेंस करने गया तो ये पे होगा नहीं, बी पे होगा और सी पे होगा। बी पे बैलेंस कर दिया मैंने, सी पे कर दिया, डी पे बैलेंस होगा नहीं। अब यहाँ पर मैं स्टॉप हो जाऊंगा। क्यों होगा स्टॉप, क्योंकि ये 0.0 में वैल्यू दे दी इसने, नेग्लिजिबल वैल्यूज आ रही है 0.0 में। तो उसने क्या करेगा आपको, अब मैं क्या करता हूँ, जब 0.0 में वैल्यूज आ रही है तो मैं यहीं पर स्टॉप हो जाऊंगा और यहाँ पर फाइनल मूवमेंट्स कैलकुलेट कर दूंगा। क्या करूंगा, फाइनल मूवमेंट्स कैलकुलेट करूंगा। तो फाइनल मूवमेंट जब कैलकुलेट कर रहा हूँ तो इस सब का सबमिशन क्या देखता हूँ, इन सब का अलजेब्रिक सब। 0.57 प्लस 0.15 लिख दिया मैंने यहाँ पर 0.72, ऐसे ही इसका अलजेब्रिक सब। कहाँ से, यहाँ से। ये मत देखना, ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, मोमेंट्स यहाँ से स्टार्ट है। 1.14 प्लस 0.29 प्लस 0.06, ये आ गया 1.49। नाउ इसके लिए देखा मैंने तो ये कितना होगा, -1.49। इसके लिए देखा मैंने तो 1.26 और इसके लिए जब सबमिशन करा मैंने तो ये माइनस का 1.26 और ये आ गया आपका -0.61। क्या करा आपने, अलजेब्रिक सम करा इन सारे मोमेंट्स का, मैंने अलजेब्रिक सम कर दिया इन सारे मोमेंट्स का। अब क्या कैलकुलेट करता हूँ, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल करने के बाद हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस। क्या करूंगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस। तो उसके लिए फ्रेम की जरूरत पड़ेगी, तो ये फ्रेम में ले आया यहाँ पर। ए पर क्या आ रहा होगा, एच ए आ रही होगी और बी पे क्या आ रही होगी, एच डी आ रही होगी। ऐसी ए पे एक वर्टिकल रिएक्शन आ रही होगी वी ए और डी पे एक वर्टिकल रिएक्शन आ रही होगी जिसका नाम है वी डी। अब मैं क्या करना है, मेरे को एच ए की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, एच ए की वैल्यू। तो जो जैसे मैंने पहले करा था लास्ट क्लास में, क्या बी के अबाउट मोमेंट ले लेता हूँ, स्पान ए बी के लिए बी के अबाउट मोमेंट ले लेता हूँ तो इस एच ए की वैल्यू पता चल जाएगी। तो एच ए इंटू कितना हो जाएगा, 3। ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी होगी, 3 है। और ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, कैसा जा रहा है भाई मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज। तो -HA × 3। नाउ वी विल टेक मोमेंट अबाउट बी, तो HA × 3 -HA × 3 प्लस MA। यहाँ मोमेंट कितना है, MA, और यहाँ मोमेंट कितना है, MB। यहाँ मोमेंट है MA और यहाँ मोमेंट कितना है, MB। तो प्लस MA प्लस MB। MA की वैल्यू और MB की वैल्यू पुट कर दूंगा तो HA की वैल्यू पता चल जाएगी मेरे को। MA और MB की वैल्यू पुट कर दी मैंने, 0.7 to 1.49। HA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.74। HA विल बी इक्वल टू 0.74 किलोमीटर। अब क्या करूंगा, मैं इस C के अबाउट मोमेंट निकालूंगा, टेकिंग मोमेंट अबाउट C, क्योंकि मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, दिस HD।
नाउ वी विल कैलकुलेट द मोमेंट अबाउट सी। तो कितना हो जाएगा एच डी इंटू टू, एच डी इंटू टू क्लॉकवाइज मोमेंट है तो एच डी इंटू टू प्लस एम डी प्लस एम सी। ये एच डी की वजह से जो मोमेंट जनरेट हो रहा है वो क्लॉकवाइज होगा। कैसा होगा भाई, ये क्लॉकवाइज होगा। प्लस एम सी प्लस एम डी। एम सी एम डी की वैल्यू मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से देख के लिख ली मैंने। यहाँ से एच डी की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। एच डी कितना आ रहा है 0.94। तो एच ए आ गया 0.74, एच डी आ गया 0.94। नाउ वी विल कैलकुलेट समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। क्या कैलकुलेट करना है, समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। तो समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस क्या होंगे भाई, कितना हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, दो ही है, एक एच ए है और एक एच डी है रिएक्शन के फॉर्म में, एक एच ए है और एक एच डी है। तो टूवर्ड्स राइट जो होगा वो पॉजिटिव ले रहा हूँ और टूवर्ड्स लेफ्ट जो होगा वो नेगेटिव ले रहा हूँ। मतलब ये जो डायरेक्शन है, दिस डायरेक्शन विल बी टेकन एज पॉजिटिव एंड दिस डायरेक्शन विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो ये एच ए माइनस एच डी हो जाएगा। ना समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना होगा भाई, एच ए माइनस एच डी। एच ए की वैल्यू मैंने रख दूंगा 0.74 माइनस एच डी की वैल्यू भी रख दी मैंने 0.94। ना कितना हो गया 0.2, कितना हो गया 0.2 माइनस के साथ। अब इसका डायरेक्शन क्या दूं मैं, इसका डायरेक्शन क्या दूं, तो डायरेक्शन क्या रहेगा इसका, टुवर्ड्स पॉजिटिव, सॉरी टुवर्ड्स राइट। इसका डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स राइट, क्योंकि आपका टुवर्ड्स राइट क्या है, पॉजिटिव था। तो डायरेक्शन क्या रहेगा इसका, टुवर्ड्स राइट, क्योंकि आपका जो भी आंसर आने वाला है ये भले प्लस में आता है या माइनस में आता है, ये हमेशा डायरेक्शन क्या देगा, टुवर्ड्स राइट। क्या देने वाला है, टुवर्ड्स राइट। ये ध्यान रखना कि आपका ये भले ही निगेटिव आए या पॉजिटिव आए, ये डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगा, टुवर्ड्स राइट रहेगा। अब यहाँ माइनस है तो मैं इस साइन को चेंज कर रहा हूँ, मैं क्या कर दूंगा, इस साइन को भाई माइनस हटा के मैंने क्या करा, इसको टुवर्ड्स लेफ्ट कर दिया। क्या कर दिया, टुवर्ड्स लेफ्ट। मतलब अभी तक आपका जो लास्ट क्वेश्चन जो आपने करा था वहां समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना आ रहा था, 0। बट यहाँ क्या आ रहा है 0.2। इट मींस आपका एक अनबैलेंस हॉरिजॉन्टल फोर्स है जो कि फ्रेम को टिल्ट कर रहा है, जो कि फ्रेम को टिल्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब इस अनबैलेंस हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से कितने मोमेंट जनरेट होंगे वो कैलकुलेट करना है मेरे को। इस अनबैलेंस, ये जो अनबैलेंस हॉरिजॉन्टल फोर्स है, इन ड्यू टू दिस अनबैलेंस हॉरिजॉन्टल फोर्स कितने मोमेंट जनरेट होने वाले हैं मेरे एंड्स पे, कॉलम हेड पे, वही कैलकुलेट करना है मेरे को। तो ये लिखा है दिस इज द अनबैलेंस फोर्स ड्यू टू विच स्वे विल, सॉरी ड्यू टू विच फ्रेम विल स्वे। We have to apply S force on C for sway analysis due to which clockwise movement will be induced at column side। अब आपको एक्चुअल वैल्यू तो पता नहीं है मोमेंट्स की, क्या क्या मोमेंट जनरेट होने वाले हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक फ्रेम लूंगा, मतलब जो फ्रेम मेरे पास था उस फ्रेम से सारी लोडिंग हटा दूंगा। ये मेरा एक्चुअल फ्रेम था, उस फ्रेम से मैंने गिवन लोडिंग हटा दी और गिवन लोडिंग हटाने के बाद मैंने क्या करा, एक एस स्वे फोर्स लगाया। अब ये जो एस स्वे फोर्स है या तो मैं बी पे लगा दूं या फिर सी पे लगा दूं। ये आपका बी था और ये सी था, तो या तो बी पे लगा दूं या सी पे लगा दूं। ये सी पे लगाया, क्यों लगाया मैंने, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन आया भाई, इसका डायरेक्शन इस तरफ आया, टुवर्ड्स लेफ्ट आया। क्या आया भाई, टुवर्ड्स लेफ्ट आया। तो टुवर्ड्स लेफ्ट के लिए मैंने क्या करा, एक टुवर्ड्स लेफ्ट पे या डायरेक्शन फोर्स लगा दिया। नाउ व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मूवमेंट्स, यहाँ पर जो मूवमेंट्स जनरेट होने वाले हैं, ये फ्रेम पहले इस तरह से टिल्ट होगा और फिर यहाँ मूवमेंट जनरेट होंगे कॉलम साइड पे। ये एम ए बी है, ये एम बी है, ये एम सी डी था, सॉरी ये एम बी ए था और ये एम सी डी था। अच्छा ये केस कौन सा है, बोथ एंड्स आर फिक्स। ये केस कौन सा है, जब दोनों एंड फिक्स हैं। तो इस कंडीशन में क्या था भाई, एम ए बी अपॉन एम डी सी इज इक्वल टू एम बी अपॉन एम सी डी। एम ए बी अपॉन एम डी सी इज इक्वल टू एम बी अपॉन एम सी डी। आई वन अपॉन एल वन स्क्वायर अपॉन आई टू अपॉन एल टू स्क्वायर, यही निकाला था मैंने उस टाइम, अभी कैलकुलेट करा है कि आई वन अपॉन एल वन स्क्वायर अपॉन आई टू अपॉन एल टू स्क्वायर होगा जब दोनों एंड फिक्स होंगे या फिर दोनों एंड हिंज होंगे। तो मैंने आई वन की वैल्यू पुट कर दी, आई वन की वैल्यू कितनी है 2i, एल वन की वैल्यू कितनी है 3। ऐसे ही आई टू की वैल्यू कितनी है i और एल टू की वैल्यू कितनी है 2। एल टू की वैल्यू कितनी है 2, एल वन आपका ये 3 मीटर है और एल टू कितना है 2। ना व्हाट इज द रेशियोज, रेशियोज कितने होगा 8/9।
एम ए बी अपॉन एम डी सी विल बी इक्वल टू एम बी अपॉन एम सी टी, दिस विल बी इक्वल टू 8/9। जब सॉल्व करूंगा मैं तो 8/9 मिल जाएगा आपको। तो इसका मतलब एम ए बी और एम बी ए, अच्छा ये जो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा कैसे देखूंगा, ये रोटेशन, क्या ये जो रोटेशन आ रहा था ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, तो ये मोमेंट जनरेट हो रहा है, कैसे जनरेट हो रहा है, क्लॉकवाइज। मोमेंट कैसे जनरेट हो रहा है भाई, क्लॉकवाइज। ड्यू टू दिस क्लॉकवाइज मूवमेंट ये क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, ये क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर एंटी क्लॉकवाइज जनरेट होते तो नेगेटिव आता। नाउ एम ए बी इज इक्वल टू एम बी ए विल बी इक्वल टू +8 किलोमीटर मीटर, और एम सी टी और एम डी सी कितना होने वाला है, दिस विल बी इक्वल टू +9 किलोमीटर मीटर। एम सी टी इज इक्वल टू एम डी सी विल बी इक्वल टू +9 किलोमीटर मीटर, और एम ए बी और एम बी कितना होगा, +8 किलोमीटर मीटर। ये अगर एंटी क्लॉकवाइज होते तो यह माइनस जनरेट होते, माइनस आ जाता दोनों जगह। अब जब मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल करी तो वही डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लेना है मेरे को, जो मैं एक बार ले चुका हूँ वही डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होगा, क्योंकि आउटलाइन ऑफ द फ्रेम तो वही है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स आ जाएंगे। अब लिखूंगा फिक्स एंड मोमेंट्स, क्या लिखता हूँ, फिक्स एंड मोमेंट्स। और फिक्स एंड मोमेंट्स में जो आपने रेशियोज निकाले अभी 8/9 वो लिखना है मेरे को। तो एम में भी कितना, +8, एम बी ए कितना, +8, एम बी सी 0 क्योंकि बी पे मोमेंट जनरेट नहीं हो रहा है, एम सी बी भी 0, एम सी डी कितना 9, और एम डी सी भी कितना 9। अब क्या करूंगा, फिक्स एंड मोमेंट्स के बाद में बैलेंस, क्या करूंगा, बैलेंस। जब बैलेंस करने पहुंचा मैं तो बैलेंस यहाँ होगा नहीं भाई, ये ध्यान रखना कि ए पे बैलेंस नहीं होना भाई, बी और सी पे होगा और डी पे नहीं होगा। तो ए पे बैलेंस नहीं होना, बी पे होना है, इन दोनों का समीशन इससे मल्टीप्लाइड, यहाँ लिख दिया साइन चेंज करके, इन दोनों का समीशन इससे मल्टीप्लाइड, यहाँ लिख दिया साइन चेंज करके, -0.47 देन -3.43। ऐसे ही summation of these two will be multiplied by this number, and we will change the sign, -4.1, sorry -4.5 then -4.5। अब बैलेंस तो होगा नहीं। अब कैरी के लिए क्या करूँगा, हाफ ऑफ दिस मोमेंट विल बी ट्रांसफर टू दिस एंड, -4.57 डिवाइड बाई 2, दिस विल बी इक्वल टू -2.29। यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ अगेन this moment will be transferred to this, half of this moment will be transferred to this side, ये -1.72 और ये वाला आपका -2.25। अब आगे -4.5 का ट्रांसफर हुआ तो -2.25, और इसका यहाँ ट्रांसफर तो हो नहीं सकता। अब नेक्स्ट साइकिल पे आ गए, अब क्या करा, फिर से बैलेंस, बैलेंस करने गया मैं तो यहाँ होगा नहीं, यहाँ बैलेंस करा मैंने, इन दोनों का समीशन 0 -2.25 एल्जेब्रिक सम कर रहा हूँ, उससे मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ लिख दूंगा, ये वैल्यूज आ गई। ऐसे इधर बैलेंस करा जॉइंट सी पे, ये कर दिया मैंने। अब क्या करूंगा, कैरी, क्या करूंगा, कैरी। तो इसका हाफ यहाँ ट्रांसफर करने वाला हूँ, इसका हाफ यहाँ ट्रांसफर करूंगा मैं, सेम साइन 0.64, यहाँ डैश आ जाएगा, इसका हाफ यहाँ ट्रांसफर हुआ 0.48, इसका यहाँ 0.43, इसका अगेन 0.43। अब अगेन बैलेंस करने पहुंचा मैं, तो ए पे तो नहीं होगा बट बी पे होगा, बी पे मैंने बैलेंस करा, सेम प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर है, आप बहुत बार कर चुके हैं इसलिए अब नहीं बता रहा मैं आपको। सी पे, सी पे बैलेंस कर दिया, और डी पे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अगेन कैरी करा, इसका हाफ यहाँ ट्रांसफर हो गया -0.13, ये डैश, इसका हाफ -0.14, सॉरी -0.09, और इसका हाफ यहाँ -0.12, -0.24 यहाँ ट्रांसफर हुआ, -0.12 हो गया, और देन यहाँ कुछ नहीं आएगा। अब बैलेंस पे गया, वापस बैलेंस पे गया मैं, यहाँ बैलेंस पे गया तो बैलेंस यहाँ होने नहीं वाला, कहाँ होगा बैलेंस, आगे बी पे बैलेंस होगा 0.07 0.05, ऐसे यहाँ 0.05 और 0.05, और डी पे बैलेंस होगा नहीं ना। फाइनल मोमेंट्स क्या होते हैं, देखेंगे फाइनल मोमेंट्स, फाइनल मोमेंट्स क्या होंगे, इन सब का समेशन, फाइनल मोमेंट्स क्या होंगे, इन सब का समेशन, अलजेब्रिक सम ऑफ दीज मोमेंट्स, ऐसे ही इन सब का समेशन।
4.54 अगेन इन सबका अलजेब्रिक सम, अगेन इन सबका अलजेब्रिक सम, अगेन इन सबका अलजेब्रिक सम, ऐसे इन सबका अलजेब्रिक सम। तो ये आपके क्या आ गए, मोमेंट्स आ गए। ये मोमेंट जनरेट हो रहा है ए पर, ये बी पर, ये सी पर और डी पर, जब इन सबको मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करा मैंने। अब ड्यू टू दीज मोमेंट्स वी हैव टू फाइंड दी हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस। अब मेरे पास ये फ्रेम था, इसके ऊपर एस हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा था। इस हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से यहाँ पर रिएक्शंस आ रही होंगी, ये एच आ रही थी, ये एच डी आ रही थी। तो ये एच ए और एच डी की वैल्यू कैलकुलेट करना है मेरे को। ऐसे वी ए आ रही थी ये, और ये वी डी आ रही थी। वी और वी डी से मेरे को मतलब नहीं है, मेरी यूज नहीं होंगी, इसलिए मैं कैलकुलेट नहीं करता इसको। मेरे को एच और एच डी से मतलब है। तो अब क्या करूंगा, अगेन हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस कैलकुलेट करना है, तो बी के अबाउट मोमेंट ले लूंगा। ए बी स्पान के लिए वी विल टेक द मोमेंट अबाउट बी। नाउ एच ए इंटू कितना हो जाएगा 3, एच ए इंटू 3, टेकिंग मोमेंट अबाउट 3, सॉरी टेकिंग मोमेंट अबाउट बी, ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो एच ए इंटू 3 माइनस एच ए इंटू 3 प्लस यहाँ का मोमेंट प्लस यहाँ का मोमेंट, तो माइनस एच ए इंटू 3 प्लस एम ए प्लस एम बी। एम ए की वैल्यू आ गई 6.22, एम बी की वैल्यू आ गई 4.54, एच ई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली मैंने 3.59। ऐसे ही अब टेकिंग मोमेंट अबाउट सी, नाउ वी हैव टू टेक मोमेंट अबाउट सी, एच डी इंटू 2, एच डी इंटू 2, क्लॉकवाइज जा रहा है तो प्लस, प्लस एम सी प्लस एम डी, प्लस यहाँ पर जो मोमेंट आ रहा है एम सी प्लस यहाँ पर जो मोमेंट आ रहा है एम डी। यहाँ पर एस फोर्स भी लग रहा है, बट सी के अबाउट मोमेंट लूंगा तो जीरो हो जाएगा। मोमेंट तो लेना पड़ता है क्योंकि मोमेंट में डिस्टेंस मल्टीप्लाई नहीं होती, बट यहाँ पर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब एम सी और एम डी की वैल्यू पुट कर देता हूँ और एच डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो एच डी कितना आ गया, -6.11, -6.11। एच आ गया 3.59, एच डी आ गया -6.11। अब क्या करने वाला हूँ मैं, अब अगेन मैं क्या करूंगा, समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, क्या करूंगा, समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। इन सबका समीशन है, जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जितने भी लग रहा है इन सबका समीशन कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो वही कर रहा हूँ। अगेन ये मेरा फ्रेम था, ये वैल्यूज थी मेरी एच ए बी ए बी डी एच डी और एस। तो नाउ समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, तो एच ए जा रहा है मेरा इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है मेरे लिए और ये डायरेक्शन नेगेटिव है। तो एच ए माइनस एच डी माइनस एस इज इक्वल टू 0, एच ए माइनस एच डी माइनस एस इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, एच और एच डी की वैल्यू जो मैंने निकाली है अभी, जो कैलकुलेट करी है वो यहाँ पुट कर देता हूँ। तो एच ए एच डी की वैल्यू पुट कर दी मैंने। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एस, एस की वैल्यू कैलकुलेट कर ली 9.7 किलोमीटर। तो वही लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, एक छोटा सा टेबल बना रहा हूँ। उस टेबल में क्या लिखूंगा मैं, सुए फोर्स लिखूंगा। क्या लिखूंगा, सुए फोर्स। सुए फोर्स कितना होगा 9.7 सुए फोर्स अगर लग रहा है, तो जो मोमेंट जनरेट हो रहे थे वो ये थे, ये मोमेंट जनरेट हुए थे जो टेबल डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मेरे को मिले थे। अब मेरा एक्चुअल सुए फोर्स कितना था, 0.2 किलो न्यूटन। एक्चुअल सुए फोर्स कितना था मेरा, 0.2 किलो न्यूटन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्चुअल सुए फोर्स जो है मेरा 0.2 किलो न्यूटन, उसके लिए कैलकुलेट कर लेता हूँ ये वैल्यू, क्योंकि मेरे पास 9.7 के लिए वैल्यूज पता है, मेरे को किसके लिए पता करना है, 0.2 के लिए। तो सिंपल मैथमेटिक्स लगनी, यूनिटरी मेथड। क्या करा मैंने, क्या अगर 9.7 के लिए 9.7 के लिए 6.22 लग रहा है, 6.22 मोमेंट आ रहा है, तो 1 के लिए कितना आएगा, 1 किलोमीटर किस लिए आएगा, 6.22 डिवाइड बाय 9.7। मेरे को किसके लिए चाहिए, 0.2 के लिए। तो दिस टर्म विल बी मल्टीप्लाई बाय 0.2। तो 0.2 के लिए कितना आएगा, 0.2 मल्टीप्लाई कर दिया, दिस विल बी इक्वल टू 0.13। कितना आ गया, 0.13। तो ए पे लिख देता हूँ कितना आएगा, 0.13। ऐसे ही जब बी के लिए कैलकुलेट करूंगा, तो इस बार 6.22 के लिए जगह क्या हो जाएगा, 4.54। क्या पुट कर दूंगा यहाँ पर, 4.54 6.22 की जगह। कैसे निकलेगा फिर, ये जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 0.09। बस ये करना है कि 6.22 को रिप्लेस कर दूंगा 4.54 से। नाउ दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 0.09। ये माइनस का आ जाएगा क्योंकि माइनस के साथ है। ऐसे ही इस बार क्या पुट करूंगा, 5.16। क्या पुट करूंगा, 5.16। ये वैल्यू आ जाएगी 0.10।
ऐसे इसके लिए प्लस का 0.10 और फिर लास्ट में कितना आएगा 0.15। इस बार वैल्यू क्या रख दूंगा ये 7.06। तो ये जो सोए फोर्स जनरेट हो रहा है ये 0.2 के लिए जनरेट हो रहा है, और ये जो सोए फोर्स जनरेट हो रहा है ये किसके लिए जनरेट हो रहा है 9.7 के लिए। तो ये तो आर्बिट्री थे, ये सारे मोमेंट्स क्या थे आर्बिट्री थे, जिसकी वजह से ये सोए फोर्स जनरेट हुआ, बट ये एक्चुअल था। तो ये मोमेंट्स एक्चुअल मोमेंट्स आ गए, ये क्या आ गया सोए मोमेंट्स है। क्या है आपके सोए मोमेंट्स, एक्चुअल सोए मोमेंट्स, और ये आर्बिट्री है, ये आपके किस काम के नहीं है। अब सिर्फ आप इसको देखेंगे सोए फोर्स के यहाँ से जो सोए मोमेंट जनरेट हुए हैं। ऐसे जो नॉन सोए मोमेंट्स थे मेरे, जो सबसे पहले वाला टेबल बना था, जो सबसे पहले वाला टेबल बना था वो कितना था 0.72, 1.49, -1.49, 1.26, -1.26 और 0.61। ये नॉन सोए मोमेंट है। जो सबसे पहले मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दो बनाया मैंने, एक पहले बनाया था और एक दूसरा बनाया था। तो जो पहला वाला डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है उसके मोमेंट्स हैं, उसके मोमेंट्स हैं ये सारे, ये वाले नीचे वाले, और ये वाले मोमेंट जो है इसकी हेल्प से निकाले हैं मैंने, इनकी हेल्प से ये मोमेंट्स कैलकुलेट कर लिए मैंने। अब मेरे को निकालना है फाइनल मोमेंट्स। क्या कैलकुलेट करना है फाइनल मोमेंट्स। तो फाइनल मोमेंट्स क्या होंगे, इन दोनों का समीशन, ये दोनों ब्लू वाले जो है ना इन दोनों का समीशन, ये वाला और ये वाला, क्योंकि ये तो आर्बिट्री है, ये क्या है आर्बिट्री है। अब वी हैव टू कैलकुलेट द फाइनल मोमेंट्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल मोमेंट 0.13 प्लस 0.72, इन दोनों का समीशन कर दिया, 0.85 आ गया। ऐसे इन दोनों का समीशन कर दिया, इनका समीशन करके रख दिया मैंने, इसका कर दिया, ये आ गया, ये आपके फाइनल मोमेंट्स आ गए। ये क्या है आपके फाइनल मोमेंट्स। अब इसी के हेल्प से मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लूंगा, इन्हीं की हेल्प से क्या करूंगा मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लूंगा। तो जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा तो सबसे पहले किसकी बात करूंगा, फ्रेम होगा मेरे, उस फ्रेम पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बना लूंगा। उस फ्रेम के ऊपर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, क्या करा मैंने ए बी, बी सी और सी डी। तो ए बी पे तो कुछ भी नहीं है, ए बी पे कुछ भी लोडिंग नहीं है, बीसी के ऊपर लोडिंग थी, बीसी का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा था 3, बीसी का बेंडिंग मोमेंट आ रहा था 3। तो ये 3 किलोमीटर मीटर का एक यूटीएल बना दिया, सॉरी पैराबोला बना दिया। क्या बना दिया, पैराबोला। अब मेरे को फाइनल मोमेंट्स बनाने हैं, क्या करना है फाइनल मोमेंट्स का डायग्राम बनाना है। तो ये मैंने फाइनल मोमेंट्स के लिए मैं देख लेता हूँ। एम ए भी कैसा है भाई, ये देख लो आप, प्लस है 0.85 मतलब क्लॉकवाइज, ये भी प्लस आएगा, ये नेगेटिव है मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो 0.85 कैसा क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज मोमेंट लगा दिया। ऐसे ये कैसा है, ये भी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज मोमेंट लगा दिया। अब जब मैं इसको बनाऊंगा तो ये 0.85 यहाँ चला गया यहाँ पर, और ये वैल्यू यहाँ चली गई, और इन दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। क्या करता हूँ, इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ। तो 0.86 यहाँ गया और ये जो वैल्यू आ गई 1.6 आ गई। अब मैं ऐसे किसके लिए बनाऊंगा, बीसी के लिए। तो बीसी के लिए एंटी क्लॉकवाइज है और सीबी के लिए क्लॉकवाइज है, तो ये दोनों ऊपर बनेंगे। ये 1.6 का बना दिया मैंने और इधर सी पे बना दिया मैंने, और दोनों को ज्वाइन कर दिया। ये 1.6 का आ गया और ये 1.18 का आ गया। 1.18 1.6 से नीचे ही आ गया इसलिए कम बना। ऐसे ही सी पे कैसा है, ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा। सीडी के लिए बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सीडी। तो सी पे एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अप्लाई कर दिया 1.18 का। और डी पे क्या होगा, अगेन एंटी क्लॉकवाइज, डी पे भी अगेन कैसा एंटी क्लॉकवाइज। तो 1.18 ये, तो यहाँ जो मोमेंट आ गया आपका, ये 1.18 का आ गया और ये 0.49 का आ गया। तो ये आपका बेंड मोमेंट डायग्राम इतना बन गया है। अब इसके बाद क्या करते थे, हैशिंग। जो सिंगल टाइम आ रहा है उसको हैश कर दूंगा। तो सिंगल टाइम क्या आ रहा है, ये आ रहा सिंगल टाइम, ये आ रहा सिंगल टाइम, ये आ रहा सिंगल टाइम, ये सिंगल टाइम, ये सिंगल टाइम, ये सिंगल टाइम और सिंगल टाइम। तो ये वाला पोर्शन तो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। जब पॉजिटिव में भी आ रहा है नेगेटिव में भी आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो नील हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब इसके लिए हैशिंग शुरू करी मैंने, तो ये हैशिंग कर दी मैंने, ये सिंगल टाइम जो आ रहा था। अब जब मैं हैशिंग करी तो एक नेगेटिव येलो में करी है और रेड में करी है। जो येलो वाली है वो नेगेटिव साइन शो कर रही है और जो रेड वाली है वो पॉजिटिव साइन शो कर रही है।
तो ये जो लाइन है ये फाइनल बेंड मोमेंट की लाइन है, ये फाइनल बेंड मोमेंट की लाइन के ऊपर जो फिगर आ रहा है, फाइनल बेंड मोमेंट लाइन के ऊपर जो फिगर, यहाँ से देखूंगा भाई, इसको यहाँ से देखूंगा मैं, तो जब यहाँ से देख के यहाँ से देखा मैंने, तो ये इसके ऊपर आ रहा है तो ये पॉजिटिव है, और ये इसके नीचे आ रहा है तो नेगेटिव है। ऐसे ही ये फाइनल बेंड मोमेंट की लाइन है, इसके नीचे जो आ रहा है वो नेगेटिव है, इसके ऊपर जो आ रहा है वो पॉजिटिव है। ऐसे इसके नीचे जो आ रहा है नेगेटिव है, ऐसे इसके नीचे जो आ रहा है वो नेगेटिव है, इसके ऊपर जो आ रहा है वो पॉजिटिव है। यहाँ से देखूंगा इसको, तो जब यहाँ से देखा इसको इस तरफ से ऐसे देखूंगा, तो जब यहाँ से देखा तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये फाइनल बेंड मोमेंट के ऊपर है तो पॉजिटिव, ये फाइनल बेंड मोमेंट के नीचे तो नेगेटिव। नेगेटिव क्या शो करता है, हॉगिंग, और पॉजिटिव क्या शो करता है, सैगिंग। ये ध्यान देने वाली बात है कि नेगेटिव क्या शो करेगा, हॉगिंग, और पॉजिटिव क्या शो करेगा, सैगिंग। ये आपका फाइनल बेंड मोमेंट डायग्राम आ गया। यहाँ तक आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है। जब भी कोई क्वेश्चन आता है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन विद सुए का, तो आपको ये पूरा प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा। एक बार और बता देता हूँ मैं। सबसे पहले क्या करूँगा, मैं मैक्सिमम बेंड मोमेंट कैलकुलेट करूँगा, देन फिक्स एंड मोमेंट्स कैलकुलेट करूँगा, देन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट करूँगा, और फिर हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस करूँगा। ये इतना मैं पहले भी कर रहा था। और फिर हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस कैलकुलेट करने के बाद मैं समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स निकाल के एक्चुअल सुए कैलकुलेट करूँगा। एक्चुअल सुए कैलकुलेट करने के बाद मैं क्या करूँगा, रेशियो ऑफ सुए मोमेंट्स निकालूंगा। रेशियो ऑफ सुए मोमेंट्स निकालने के बाद उन मोमेंट्स को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। मेरे को कुछ मोमेंट्स की वैल्यूज पता चल जाएंगे वहां से, फिर उसकी हेल्प से मैं उसका सुए फोर्स निकाल लूंगा कि कितने सुए फोर्स के लिए कितने मोमेंट जनरेट हो रहे हैं, और फिर मैं अपना एक्चुअल सुए फोर्स की वजह से मोमेंट्स कैलकुलेट कर दूंगा, और फिर ये डायग्राम बना दूंगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो मेरा नंबर है 9907858895। इस पर आप कॉल कर सकते हैं कॉलेज टाइम पे कभी भी, और पूछ सकते हैं। बाकी इसकी डाउट क्लास लगेगी। ओके बेटा, थैंक यू।